आज मैं कंट्रोल सिस्टम को आगे की ओर ले जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस के बारे में बताया था। उसको मैं थोड़ा सा और उसके बारे में फिर से बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। तो जो भी हमारे अप्लायंस हैं, जैसे कि टीवी, पीसी, लैपी, फैन, एसी, जो भी है, उसका जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू अगर हम डिस्क्राइब कर दें तो उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। सीधी सी बात। तो मैथमेटिकल एनालिसिस, जाहिर सी बात, देखते हैं कि मैथमेटिकल एनालिसिस तो है, लेकिन अगर बहुत सारे मशीन्स का जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके जनरली होता है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, बट अगर नहीं है तो मैं थोड़ी देर बाद, मतलब आगे मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। तो देखिए, अगर आपको मेरे हिसाब से तो शायद पता होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपको कौन सा इक्वेशन मिलेगा? अगर कोई बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमको मिलता है अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, टाइम डोमेन इक्वेशन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के द्वारा। उसी तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो हमारे जेम्स के द्वारा दिया गया है। जेम्स मैक्सवेल का ऐसा 4 इक्वेशंस है। ठीक है। तो जेम्स मैक्सवेल, आपको शायद इन्होंने सबसे फर्स्ट में एक डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू, मतलब जो मैथमेटिकल एनालिसिस जो होता है एक कोई भी मशीन का, उसका उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था एक हाँ। तो अब हम आगे की ओर चलते हुए अब हम बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जो हमारा यूनिट 1 है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे ट्रांसफर फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? तो अगर ट्रांसफर फंक्शन का बात किया जाए, ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन अभी मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये एक तरह का इफिशियंसी है, बट इफिशियंसी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर एक कोई सिस्टम है, सिस्टम का जो आउटपुट है, मान लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का जो आउटपुट है और इसका जो इनपुट है, मैंने मान के चलिए इसमें एक इनपुट दिया x ऑफ t, मेरे को आउटपुट मिला y ऑफ t। ठीक है। और जो मेरा x ऑफ t है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s, और जो y ऑफ t है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है y ऑफ s। ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, द रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। ओके। तो इसका अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन को कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हम ट्रांसफर फंक्शन को टी ऑफ एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए इसको हम जी ले लेते हैं। ठीक है। तो टी ऑफ जी से हम डिनोट कर रहे हैं। आप कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, एज योर चॉइस। सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम जी। ओके। ये इसका मतलब है, ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। अब आगे की ओर चलते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन में हमको किस चीज का जरूरत है।
we have to know about the Laplace transform to study transfer function or to solve the problem on the basis of transfer function. So Laplace transform, बिल्कुल Laplace transform का नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम ट्रांसफर फंक्शन का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन इसमें बोल ही रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, दोनों का रेशियो को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करता क्या है कि जो हमारा टाइम डोमेन इक्वेशन होता है, जो हमारा टाइम डोमेन होता है, टाइम डोमेन को ये कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हम उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज करेंगे। हम फोरियर सीरीज या फिर फोरियर सीरीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी हम यूज कर सकते हैं। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का हम यूज क्यों नहीं करेंगे ट्रांसफर फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में? तो उसका भी कुछ रीजन है। जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर देखेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं तो एस इज इक्वल्स टू होता है जे सिग्मा प्लस ओमेगा, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। जे सिग्मा प्लस ओमेगा, इसमें हमारा जो जे है, अब जे का अगर बात करें तो जे होता है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग और एक्सपोनेंशियली राइजिंग, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग और एक्सपोनेंशियली राइजिंग कंपोनेंट, ओके। और जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा को बोलते हैं ऑसिलेटरी कंपोनेंट, ऑसिलेटरी कंपोनेंट। देखिए मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि ये मेरा कोई एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो सकता है या फिर एक्सपोनेंशियली राइजिंग हो सकता है, ठीक है। इसमें जो हमारा तो देखिए ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, एक्सपोनेंशियल राइजिंग। तो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग में आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये जो डिकेइंग जिसे डिनोट होता है, ये डिकेइंग, इसको सिग्मा से, सिग्मा जो है ये जो डिकेइंग हो रहा है उसको डिनोट करता है। और जो ऑसिलेटरी कंपोनेंट ओमेगा है वो ये ऑसिलेटरी कंपोनेंट से ये फ्रीक्वेंसी है, इसको ओमेगा, ठीक है। इसमें भी सेम है। तो देखिए जो लैप्लास में होता है दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, लेकिन यही अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का अगर मेरे को एनालिसिस, अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म से हम उसी का एनालिसिस कर सकते हैं या फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें डिकेइंग या राइजिंग ना हो, उसमें कांस्टेंट, अगर ऐसा मेरा फंक्शन है, ऐसा मेरा है, तो हम उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हम नहीं कर पाएंगे, उसको मेरे को करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख सकता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा अगर कांस्टेंट इसमें डिकेइंग या राइजिंग ना हो तो उसके लिए तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ेगा अगर डिकेइंग और राइजिंग, क्योंकि इसमें दोनों है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी है और रियल फॉर्म भी है। तो उसके लिए मेरे को लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया।
इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। लिख लीजिए आप हमारे साथ जो भी मैं नोट्स यहाँ पे नोट कर रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथ में ही नोट करते जाएं। आप बस आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना नोट करते जाएं। और जो मैं कुछ असाइनमेंट्स या फिर 2-3 क्वेश्चन हर क्लास में कुछ दिनों के बाद से मैं देना शुरू करूंगा, कुछ असाइनमेंट्स दूंगा। बस आपको जो क्लास में पढ़ाया गया वो आप सिर्फ एक बार देख लें और फिर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आप नेक्स्ट क्लास पढ़े। बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ जैसे कि अगर हम पहले देखना चाहते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी अगर मेरा कोई एक फंक्शन है उसका मेरे को लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट e टू द पावर एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो भी सिस्टम्स रहेगा, जो भी सिस्टम है सारा कॉजल है। तो कॉजल रहने के कारण कॉजल क्या होता है, कॉजल वो होता है जो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट इनपुट पे डिपेंड करता है, उसको कॉजल बोलते हैं। कॉजल मतलब कि उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर पास्ट इनपुट मतलब माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब आप अगर इक्वेशन में जब इक्वेट करेंगे तो ये आपका फ्यूचर में चला जाएगा। लेकिन वन साइडेड वे को इस सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम में जो भी हम एनालिसिस करते हैं या सॉल्व करते हैं वो वन साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके करते हैं। इसलिए वन साइडेड में अगर आप करना चाहेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी को हटाकर आपको इसे 0 करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा सारा फंक्शन होता है वो कॉजल होता है। कॉजल में क्या होता है कि आपका अगर t इज इक्वल्स टू 0 है तो आपका फंक्शन जो स्टार्ट होगा, जो भी आपका है वो स्टार्ट होगा t इज इक्वल्स टू 0 के बाद से, या t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो इस तरफ देख सकते हैं। और अगर t इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे रहेगा तो वो फंक्शन 0 रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमको वन साइडेड लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ता है। अब हम कुछ पेयर्स देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, मतलब कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म का। उसके बाद पहले देख लेते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म का कुछ फॉर्मूलाज। तो देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। पहला अगर देखा जाए तो इम्पल्स फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल ऑफ टी से। डेल ऑफ टी का अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो डेल ऑफ टी का अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और इसका इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो डेल ऑफ टी आएगा। 1 का इन्वर्स लैपलेस डेल ऑफ टी आएगा। दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे अगर देखें तो सेकेंड नंबर पे यूनिट इम्पल्स फंक्शन, तो यूनिट यू ऑफ टी का अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपको 1/s मिलेगी। अगर थर्ड नंबर पे अगर देखें, थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है e टू द पावर माइनस AT इंटू यू ऑफ टी, ठीक है। इसका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा 1/s प्लस a, ओके। फोर्थ में e ऑफ प्लस AT इंटू यू ऑफ टी, इसका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा 1/s माइनस a, ओके। फिफ्थ नंबर में देखते हैं, फिफ्थ नंबर में आपका आ जाएगा p इंटू यू ऑफ टी, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करेंगे, सारा का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है तो मेरे को मिलेगा 1/s², ठीक है। और अगर हम इन तीनों को मिला के अगर एक हम करें, जैसे कि e ऑफ माइनस AT t इंटू यू ऑफ टी, अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हैं
इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 1/s प्लस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 नंबर में अगर देखते हैं तो अगर यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे e⁻−80 है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, अगर +80 है तो यहाँ पे आपको माइनस करना है। ठीक है, और t²/2 इंटू u(t), उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे तो 1/s³ आएगा। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे 8 नंबर में आप अगर देखना चाहेंगे तो अगर t का क्यूब इंटू u(t) अगर ये रहे, अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर करेंगे तो हमको मिलेगा 6/s⁻⁴ ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको एक जनरल फॉर्म मिल जाएगा, एक जनरल फॉर्म मिलेगा। जनरल फॉर्म देखिए आपका कैसा रहेगा, t⁴n इंटू u(t), अगर आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाई n + 1 का फैक्टोरियल, सॉरी s⁻n + 1, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसे कि sin θ cos θ का अगर देख लेते हैं तो 3 नंबर में अगर हम देखते हैं sin t का अगर निकालें, ठीक है, अगर sin t का sin ω⁡, सॉरी sin ω⁡ का अगर निकालें लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो sin ω⁡t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसमें जो होता है साइन में क्या रहता है, ओमेगा ऊपर जाता है ω/s² प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हैं sin ω⁡t का ω/s² प्लस ω² cos ω⁡t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ओमेगा नॉमिनेटर में उसी तरह यहाँ पे s नॉमिनेटर में रहेगा, बस और कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में दोनों का सेम ही रहेगा। अगर हम बात करें e⁻⁻et sin ω⁡t का, अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालें तो आपको कुछ नहीं, ओमेगा बाई जहाँ पे s है वहाँ पे s + a करना पड़ेगा, और क्या, बस s + a का स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसी तरह अगर e⁻−et cos ω⁡t का अगर बात करें, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालें तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर में s + e करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई s + e का स्क्वायर प्लस ω²। ओके, 14th में आता है हमारा, 14th में टाइम डिले या फिर एक टाइम डिले होता है, टाइम डिले फंक्शन में उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपका फंक्शन है f(t - td), डिले इन टाइम जो है, अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालें तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा e⁻td इंटू s इंटू fs, जैसे कि e⁻−td इंटू s इंटू f(s), सॉरी ये कैपिटल में होगा, इंटू f(s). उसके बाद एक हमारा डिफरेंशियल का होता है, तो डिफरेंशियल में अगर देखें, डिफरेंशियल का अगर देखें तो डिफरेंशियल का ट्रांसफर फंक्शन जैसे कि d/dt ऑफ ft, d/dt ऑफ ft, अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा s इंटू fs माइनस f(0), s इंटू f(s) माइनस f(0), ठीक है।
और एक इंटीग्रल का अगर देखें तो इंटीग्रल में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी, अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है तो हम देख सकते हैं आगे आपका इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस होगा। ठीक है, ये हमारा रहा सारा फॉर्मूला। ओके, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो।